वेरी गुड आफ्टरनून। सुरजीत, बलवंत शाही, अंकुर प्रकाश, प्रियंका चंदेल। पीटी के लिए बुक सजेस्ट कर दें? कब्बू मीना जी, प्रिया कुमारी, श्रुति, आशुतोष, काफ़ी लोग आ गए। आज का टॉपिक फ्लड, बाढ़। सूखा के बाद बाढ़, यही है ना? कंफर्म करो तो। कंचन, अंकुर, कुलदीप, अलिश्ना, निधि वर्मा, एक निधि वर्मा भी है, एक निधि शर्मा भी है। रवि जाटव, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलो लिखो फ्लड। फ्लड कमीशन ऑफ इंडिया और वाटर कमीशन ऑफ इंडिया इन दोनों की परिभाषाएं हैं जो आपको हम लिखवाते हैं। लिखो बाढ़। रुको यार, आई प्रोटेक्टर लाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट।
युवराज, रेमेडीज ऑफ व्हाट? अच्छा, रेमेडीज ऑफ ड्रॉट बचा हुआ है। ओके ओके, ठीक है। सूखा के निवारण, उस पर भी बात कर लेते हैं। सूखा के निवारण पे लिखो सबसे पहला। शायद लिखवा दिया था, पता नहीं, मुझे लग रहा है, या इंग्लिश में लिखवा दिया था। चलो कोई नहीं, आप लिखो। सूखा के निवारण में सबसे पहला है वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स का प्रयोग। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, जल संचयन विधियों का प्रयोग। दूसरा होगा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, एकीकृत जल संभरण प्रबंधन। जल संभरण क्षेत्रों का प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। आगे सब पढ़ोगे आप, जल संभरण क्या है, जल संभरण प्रबंधन क्या होता है। तीसरा लिखो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों का क्या होगी हिंदी? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो गया। फिर लिखो ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स, सूखा प्रतिरोधी बीज का प्रयोग। ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स का प्रयोग। फिर लिखो जो भी पॉइंट्स है ना वो सब इलेबोरेट होगा, उसका विस्तार करना होगा और विस्तार हम लोग करेंगे आने वाले ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, कृषि भूगोल में इनका विस्तार होगा।
ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स, सूखे में भी उस बीज में क्या बीज से क्रॉपिंग हो सकता है, फसल हो सकते हैं। जैसे HYV होता है वैसे ही ड्राउट रेजिस्टेंट सीड होता है, DRS। तो HYV तो मालूम है तुमको, तो DRS भी आज सीखो। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, मृदा संरक्षण की विधियां। तो सूखे क्षेत्र में मृदा का संरक्षण भी करना है। नेक्स्ट, वाटर कंजर्वेशन मेथड, एक था वाटर हार्वेस्टिंग, एक था वाटरशेड मैनेजमेंट, अब यह है वाटर कंजर्वेशन। अंतर है तो लिखो जल संरक्षण, जैसे सतही जल का संरक्षण कैसे करें, भौम जल का संरक्षण कैसे करें। फिर नेक्स्ट लिखो क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग के द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट्स के कण वायुमंडल में प्रवेशित किए जाते हैं, जो कि संघनन के दर को बढ़ा देते हैं। और संघनन जब होने लगेगा तो जो भी अवेलेबल मॉइस्चर होगा वायुमंडल में, वो संघनित होकर के जल बूंद के रूप में गिरने लगता है। इसको हम लोग कृत्रिम वर्षा कहते हैं। तो क्लाउड सीडिंग भी करना, कर्नाटका में ये हुआ है, गुजरात में भी हुआ है कुछ भागों में। बहुत सफल विधि नहीं है लेकिन फिर भी ओके। नेक्स्ट लिखो गार्लैंड कैनाल सिस्टम। जो भी पॉइंट मैंने लिखवाया सब हेवी पॉइंट लिखवाया है, वो छोटा मोटा वाला नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट से ये क्वेश्चन बन सकता है। गार्लैंड कैनाल सिस्टम, गार्लैंड कैनाल का सिस्टम का मतलब है माला नहर तंत्र। लिखो दिनशॉ ने 1960 के दशक में गार्लैंड कैनाल सिस्टम को प्रतिपादित किया, जिसमें हिमालय की सदा निरा नदियों को प्रायद्वीपीय भारत के नदियों से जोड़ना, जिसमें विभिन्न नहरों की खुदाई, वेज लिफ्ट सिस्टम, वेज WEDG, वेज लिफ्ट सिस्टम का प्रयोग, जैसे नायग्रा में होता है, नियाग्रा जलप्रपात है ना, वहाँ होता है। तो वेज लिफ्ट सिस्टम, पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है पठार पे, पहाड़ी पे, तो वेज लिफ्ट सिस्टम।
तथा पाइपलाइन के माध्यम से भारत के सभी नदियों को जोड़ने की बात की गई। इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो, इसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने की बात की गई। प्रायद्वीपीय नदियां सूखी हैं, हिमालयी नदियों में जल है। अब इसको सुनो पहले। सोन नदी पटना के पास मिलती है, तो गंगा के पानी को अगर सोन में डाला जाए और सोन में ही पानी को लिफ्ट करके अमरकंटक तक पहुंचाया जाए तो गंगा का पानी पहुंच जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है सहायक नदियां महानदी में भी, और फिर इंद्रावती नदी है, और फिर गोदावरी नदी है, और गोदावरी की सहायक नदियां भी निकल रही है अमरकंटक से। तो अब देखो पानी गंगा का कहां से कहां गोदावरी तक जा सकता है, इंद्रावती में जा सकता है, महानदी में जा सकता है। तो गंगा के पानी को प्रवाहित करना, वैसे ही नीचे फिर कनेक्ट कर दो पूरे माला की तरह। एक माला परियोजना है, माला की तरह सभी नदियों को जोड़ते हुए पानी का पूरा एक सर्कल रोटेशन। इसमें बताया गया कि इनलैंड वाटरवे की तरह भी यूज होगा। सुनने में तो सब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके विरुद्ध 3 प्रश्न हैं, तो आप लिखिए। देखो, यह परियोजना या इस परियोजना की सफलता पर 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इकोनॉमिक वायबिलिटी। इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब है कि आर्थिक रूप से यह परियोजना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, लाभ हानि विश्लेषण में आर्थिक रूप से सक्षम होगा या नहीं। इसकी सक्षमता, इसकी अनुप्रयुक्तता, इसकी उपयोगिता को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होगी। मान लो इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया और बाद में पता चला कि जो कृषि से उत्पादन हो रहा है या नहरों से जो यातायात हो रहा है उससे कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमने लाखों करोड़ों रुपया इसमें क्यों डुबाया? ये प्रश्न तो आएगा। नेक्स्ट लिखिए। लिखो। तो पहला था इकोनॉमिक वायबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। लिख लो यहां पे लाभ हानि विश्लेषण। दूसरा है इकोलॉजिकल वायबिलिटी, पारिस्थितिक सक्षमता या दक्षता, पारिस्थितिक दक्षता या सक्षमता कितनी होगी या पारिस्थितिक अनुप्रयुक्तता कितनी होगी।
तो इसमें आप लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो कि सभी नदियों को जोड़ने में कितने किलोमीटर और कितने वर्ग किलोमीटर भूमि सिर्फ नहर में विनष्ट हो जाएगी। और पहाड़ को काटना, पठार को काटना, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन करना, ये सब चीज़ें मतलब कुछ जच नहीं रही हैं, पारिस्थितिक रूप से विध्वंस कर देगा। तो लिखो, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी यह प्रोजेक्ट, यह परियोजना विफल। और तीसरा है राजनैतिक। लिखो, राजनैतिक का अर्थ है इंटर स्टेट रिलेशनशिप, अंतरराज्यीय संबंधों में टकराव। अंतरराज्यीय संबंधों में टकराव, केंद्र एवं राज्य सरकार में टकराव, केंद्र और राज्य सरकार में टकराव। क्योंकि इसका कारण क्या होगा? क्योंकि अभी तुम देख रहे हो कावेरी डिस्प्यूट है, मुल्ला पेरियार डिस्प्यूट है केरल तमिलनाडु के बीच में, कृष्णा रिवर पे डिस्प्यूट है। हर रिवर पर तो डिस्प्यूट ही है, इवन केन बेतवा सिंध, इस पे भी डिस्प्यूट है, घाघर तक पे है, यमुना में भी है, काली रिवर पे है, सतलज पे है, ऑफ कोर्स। तो ये रिवर डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट हो रहे हैं, उससे तो पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ जाएगा देश में। तो गार्लैंड कैनाल सिस्टम से जितना लाभ नहीं दिख रहा है, उतना हानि दिख रहा था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को कभी पारित नहीं किया गया। लेकिन भविष्य का एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो भारत की अर्थव्यवस्था और विकसित होगी। गार्लैंड कैनाल सिस्टम कितना लोग समझा, एक माले की तरह नहरों को विकसित करके सभी नदियों को जोड़ना। पश्चिम में नर्मदा तापी को जोड़ दो, किससे? अभी तक गुड आफ्टरनून ही आप लोग लिख रहे हैं। जल्दी बताइए कि गार्लैंड कैनाल सिस्टम जो दिनशॉ का प्रोजेक्ट था, उस पर कुछ समझ में आया? ड्राउट से निपटने के लिए क्या क्या करना है, उसमें मैंने शायद आपको 7-8 बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स बताए। अब लिख लो, डीपीएपी प्रोग्राम में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप
क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की स्थापना क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप, इंग्लिश में लिख लो ना, फसल मौसम वॉच ग्रुप, जो उसको देखे समझे, की स्थापना एवं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, एकीकृत जल संभरण प्रबंधन को सूखा के प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए आवश्यक बताया गया। न्यूनतम रखने के लिए आवश्यक बताया गया। निगरानी समूह, वॉच ग्रुप मतलब निगरानी समूह। थैंक यू विनीत। ये प्रोजेक्ट ड्राउट फ्लड दोनों को मैनेज करने में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लिखो, डीपीएपी के दो उद्देश्य थे। डीपीएपी प्रोग्राम के दो उद्देश्य थे। पहला था फसल एवं पशुधन के उत्पादन एवं उत्पादकता, ध्यान देना यहां पे, उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों का ही विकास। और दूसरा, संसाधनों का संरक्षण, विशेषकर जल मृदा, विशेषकर जल एवं मृदा। डीपीएपी प्रोग्राम 1974 में शुरू हुआ था। मैंने शायद आपको 1978 कल बोल दिया, तो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। डीपीएपी प्रोग्राम 1974 का है।
1974 कर लो। 19 से अंकुर प्रकाश प्लीज उसको 1974 ही कर लो। डीपीएपी प्रोग्राम 1974 में आया था। फोर्थ प्लान में आया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आया था डीपीएपी प्रोग्राम। चलिए ओके, ड्राउट हो गया अच्छे से, बहुत डिटेल्ड रहा। अब लिखिए फ्लड। फ्लड क्या है? बाढ़ क्या है? बाढ़ से क्या तात्पर्य है? कितने लोगों ने बाढ़ को देखा है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से कोई है क्या इस क्लास में? ऑफलाइन क्लास में तो बड़ा मजा आता था, लोग अपनी अपनी वो कहानी बताते थे, सूखा, बाढ़। चलो ओके, लिखते हैं इसको। लिखो, बाढ़ एक नेचुरल हैजार्ड है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कृषि भूदृश्य एवं मानव के सामुदायिक जीवन में, कम्युनिटी लिविंग ऑफ मैन, एग्रीकल्चर लैंडस्केप एंड कम्युनिटी लिविंग ऑफ मैन, मानव के सामुदायिक जीवन में हैवॉक क्रिएट करता है। हैवॉक यानी लिखो, विनाश एवं भयपूर्ण दृश्य उत्पन्न करता है, क्योंकि जल की अतिशयता से आर्थिक संरचना, आर्थिक अधिसंरचना, सामाजिक संस्थाएं एवं कृषि चारागाह प्रदेश दुष्प्रभावित होते हैं। दुष्प्रभावित होते हैं। परिभाषा में लिखिए, लिखो, फ्लड जल चक्र की वह दशा है, इज ए फेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल
जल चक्र की वह दशा है जिसमें जल के आधिक्य के कारण अथवा किसी क्षेत्र के अपवहन तंत्र से अधिक जल की प्राप्ति के कारण नदियों के तटबंध अथवा तटीय भाग या तट रेखा के पास तट रेखा के पास जल में उत्थान, जिससे संबंधित प्रदेश जल प्लावित हो जाता है, इनंडेटेड, वह जल प्लावित हो जाता है। लिखो, अर्थात इफ, मतलब कैसे इसको लिखवाएं, द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द ड्रेनेज बेसिन इज एक्सीडेड बाय द अप्रोचिंग वाटर, द अवेलेबल वाटर, मोरलेस उसी लाइन पे लिखवाया है। फिर आगे लिखो, भारत में बाढ़ एवं सूखा, आईएमडी के अनुसार लिखवा रहे हैं, भारत में बाढ़ एवं सूखा भारत में बाढ़ एवं सूखा मॉनसूनी वर्षण के दो एक्सट्रीम पक्ष हैं। मॉनसूनी वर्षण के दो एक्सट्रीम पक्ष हैं, ए जलाधिक्य की दशा, बी जलाभाव की दशा।
अभी रुको। आप लोग का एसएमएस देखा? सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि समाज में जो शादी ब्याह होता है, पंचायत प्रमुख, वो सब सोशल इंस्टीट्यूशंस में आता है। सब डिसरप्ट हो जाता है। तुम्हारे गांव में बाढ़ आया हुआ है, तुम शादी करोगे? मान लो कि किसी के बहन की शादी है और बाढ़ आ गया तो सब कुछ विनष्ट कर गया। और बाढ़ वाले क्षेत्र में लोग शादियां नहीं करते हैं। जिस गांव में बाढ़ आती है वहां कोई अपनी बेटी को दान ही नहीं करता है। इसलिए तो मैंने पूछा कि अगर कोई बाढ़ क्षेत्र का व्यक्ति है तो वो कुछ लिख सकता है कि बाढ़ के विषय में क्या जानता है वो। मोहम्मद नासिर लिखा, सर हम हैं। नासिर भाई अगर हो तो कुछ बताओ क्या होता है। गुड इवनिंग निवेदिता। अब लिखो, कारक कौन से हैं? तो सबसे पहले है मीटियोलॉजिकल, मौसमी। मौसमी कारक, और मौसमी कारक में होगा वही आपका मॉनसून की विविधता, और दूसरा होगा अल नीनो एंड ला नीना। ला नीना विशेष करके बाढ़ उत्पन्न करता है, भारत में अति वर्षा उत्पन्न करता है। कारक लिखिए। मॉनसून की विविधता में आप लिखिए कि इसमें एक और है, साइक्लोन। इसमें एक और होगा, क्लाउड बर्स्ट। साइक्लोन, चक्रवात, बादल का फटना। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। और भी हो सकता है, जैसे एक हो सकता है थंडर स्टॉर्म। कल ही दिल्ली में थंडर स्टॉर्म आया था। थंडर स्टॉर्म से भी जहां तहां पानी भर जाता है, जम जाता है। पटना में आया, फ्लड कर दिया। साइक्लोन वहां पर पटना में आया, साइक्लोन का आउटर रिंग आया, लेकिन फ्लडिंग तो हो ही गया। तो मॉनसून की विविधता में आपको लिखना है कि, लिखो, अर्ली अराइवल एंड लेट विड्रॉल। मॉनसून का समय से पूर्व आगमन और विलंबित प्रत्यावर्तन। समय से पूर्व आगमन, विलंबित प्रत्यावर्तन।
वर्षा ऋतु में यह दशा होती है। नासिर भाई लिख रहे हो, लेकिन ये बताओ होता क्या है? पानी जमा होता है, उसके बाद क्या होता है वो तुम लिख ही नहीं रहे हो। हैवॉक कैसे क्रिएट होता है? शादी ब्याह में क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो मॉनसून में एक पॉइंट लिखवाया है मैंने अभी। मॉनसून में दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा लिखो, बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अथवा उष्णकटिबंधीय विक्षोभों की संख्या में वृद्धि। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ की संख्या में वृद्धि। मॉनसून में क्यों बाढ़ आता है उस पे ये है। तीसरा है आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का स्थैतिक हो जाना। आईटीसीजेड एक ही स्थान पे रह गई। आईटीसीजेड स्विंग करती है। आईटीसीजेड मैंने पढ़ाया है आपको कि विंध्य से लेकर के शिवालिक तक शिफ्ट करते रहती है। अगर आईटीसीजेड एक ही जगह रह गया तो उसी आईटीसीजेड में वर्षण तंत्र है, तो उसी में वर्षा होते रह जाएगी। सर, घर में रोड पर सभी जगह पानी होने के कारण लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। दुकानें बंद, भूखमरी की स्थिति, मानव जीवन प्रभावित, पशु बह जाते हैं, चोरी बढ़ जाती है। अमित कुमार, ये ओरिजिनल बाढ़ का आदमी लग रहा है। चोरी बढ़ जाती है। मॉनसून में और लिखो। 3 मॉनसून में पॉइंट बताया। फिर लिखो साइक्लोन। लिखो साइक्लोन से मुख्यतः पूर्वी तट पर बाढ़ की दशा बनती है।
हालांकि अप्रैल मई के महीने में कोंकण और गुजरात के तट पर भी साइक्लोन संभव हैं। पूर्वी तट साइक्लोन से प्रभावित होता है, परंतु कोंकण एवं गुजरात का तट अल नीनो, ला नीना, साइक्लोन, ये सब क्लाउड बर्स्ट, थंडर स्टॉर्म, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी में सब पढ़ाया जा चुका है। तो जो नए स्टूडेंट हो ये मत सोचना कि सर डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, बस पॉइंट लिखवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। सब बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है और कैसे प्रभावित करता है वो भी करवाया हुआ है। थंडर स्टॉर्म जो है यही प्री मॉनसून शावर है। प्री मॉनसून शावर यही है, ये भी पढ़ाया हुआ है। चलिए अब आप लिखिए, मीटरोलॉजिकल के बाद है टोपोग्राफिकल। उसके बाद है टोपोग्राफिकल, स्थलाकृतिक।
बाढ़ क्यों उत्पन्न होता है, उसके बाढ़ की उत्पत्ति के कारक क्या हैं? उसमें पहला है मौसम से संबंधित या मौसमी, दूसरा है स्थलाकृतिक स्थलाकृतिक कारक। तो इसमें होगा पॉइंट ढाल। अब जहां पर मंद ढाल है, ढाल जहां मंद होगा, पहला है ढाल, जहां मंद ढाल है 1:1000 का जहां पे ढाल होगा वो लगभग समतल ढाल होता है, और जहां समतल ढाल होगा वहां नदियां विसर्पण करने लगती हैं, और विसर्पण करने के क्रम में नदियां अपना चैनल भी शिफ्ट करती हैं। चैनल का जो उसकी चैनल है वही विस्थापित होने लगती है, और उसके कारण भी बाढ़ होता है। जैसे कोसी नदी अपना चैनल विस्थापित करती है, मंद ढाल के कारण करती है। तो स्थलाकृति का भी प्रभाव होता है। इसी को आप बहुत अच्छे से लिखो, बना करके लिखिए। यदि ढाल 1:1000 हो तब नदियां विसर्पण करती हैं, तथा नदी जलमार्ग में विस्थापन भी होता है, तथा नदी जलमार्ग में चैनल में विस्थापन भी होता है। दूसरा है एलुवियल ट्रैक्ट, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान, जहां भी जलोढ़ मैदान होगा, लिखिए, जलोढ़ मैदान में नदियों का विसर्पण अधिक होता है, जैसे गंगा के मैदान पर। परंतु ये परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु प्रायद्वीपीय भारत में पठारी चट्टान ग्रेनाइट एवं निस के बने हैं। ग्रेनाइट एवं निस के बने हैं, कायांतरित चट्टान है निस। अतः नदी मार्ग में परिवर्तन एवं विसर्पण, नदी मार्ग में परिवर्तन एवं विसर्पण अनुपस्थित है। तो यह है टोपोग्राफिकल। फिर डिपेंड करता है चैनल मॉर्फोलॉजी पर। चैनल मॉर्फोलॉजी कैसा है? हिंदी में होगा नदी जलमार्ग की आकृतिकी। नदी जलमार्ग की आकृतिकी। नदी जलमार्ग की आकृतिकी। इसमें लिखो, जैसे कोई नदी यदि वृंश घाटी से निकल रही है तो वो बाढ़ उत्पन्न नहीं करेगी। तो लिखो, भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियां गैर बाढ़कारी होती हैं। गैर बाढ़कारी होती हैं भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियां। क्योंकि ये स्ट्रेट चैनल होती हैं, सीधी रहती है ना भ्रंश घाटी। भ्रंश रेखा तो लंबी होगी, सीधी होगी, तो ये सब स्ट्रेट चैनल रहता है। फिर इसमें लिख सकते हो
नदी के मार्ग में अवरोधक, नदी के मार्ग में कहीं पठार आ जाए, कहीं पहाड़ी आ जाए, कहीं अवरोधक चट्टानों की श्रृंखला आ जाए, तब भी नदी घूम जाती है और दूसरी तरफ बाढ़ क्रिएट करती है। नदी के मार्ग में कठोर चट्टानों की श्रृंखला यदि आ जाए तो नदी में घुमाव आ जाता है, उसके कारण तो ये हुआ हमारा टोपोग्राफिकल। इसमें तीसरा कारक लिखो, हाइड्रोलॉजिकल। यानी जलीय, जल तंत्रीय, हाइड्रोलॉजिकल। तो हाइड्रोलॉजिकल कारक में होगा सबसे पहले अपवहन तंत्र कैसा है, अपवहन तंत्र कैसा है, अपवहन तंत्र मंद है, फास्ट है। फिर होता है ग्राउंड वाटर, भौम जल का संस्तर कैसा है, भौम जल का संस्तर कैसा है। अगर भौम जल ऊपर है जैसे बिहार में तो तुरंत बाढ़ आएगा। बिहार में तो बहुत सारा पार्ट ऐसा है जहां पे 10-15 फीट गड्ढा करोगे पानी निकल आएगा। तो भौम जल इतना ऊपर रहता है कि ऊपर से अगर थोड़ा भी पानी आया, अति वर्षा हुई, तो पानी नीचे परकोलेट नहीं कर पाएगा। नीचे तो भौम जल का संस्तर ही ऊपर है, तो इसका उदाहरण दे सकते हो नॉर्थ बिहार, बंगाल, भौम जल ऊपर में है, अपवहन तंत्र, भौम जल। आइस मेल्ट, क्लाउड बर्स्ट, हिम पिघलन, आइस मेल्ट, हिम पिघलन। फिर है लेक बर्स्ट, लेक बर्स्ट, झील का फटना। आइस मेल्ट, आइस कैप पिघल रहा है, बाढ़ आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आइस मेल्ट कर रहा है। ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये जो हमने स्टार बना दिया, ये दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। यहां भी देखो, ये जो अल नीनो वाला है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्लाउड बर्स्ट भी संबंधित होगा, थंडर स्टॉर्म्स का निर्माण भी संबंधित होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ क्यों आता है, ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप ये की पॉइंट्स यहां से निकाल करके लिखना है। आइस मेल्ट, लेक बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, अल नीनो, ला नीना, थंडर स्टॉर्म। और ग्लोबल वार्मिंग से साइक्लोन की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 5 वर्ष में देखो कितने साइक्लोन आ गए पूर्वी भारत में। तो साइक्लोन की संख्या और उसकी गहनता, उसकी तीव्रता भी ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ती है। क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए मॉइस्चर चाहिए, और मॉइस्चर बनने के लिए हाई हीट चाहिए, हाई उच्च तापमान चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग उसको प्रदान कर रहा है। लेक बर्स्ट क्या है, इसको समझो। लेक बर्स्ट में केदारनाथ का उदाहरण भी है तुम्हारे सामने। केदारनाथ में फ्लैश फ्लड। लेक बर्स्ट में क्या होता है कि मान लो कि वैश्विक तापन है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, लिख लो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापन के कारण हिम झीलों अथवा सर्क, हिम गह्वर, हिम के गड्ढे, हिम गह्वर कहते हैं।
सर्क कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें हिम जमा रहता है गहराई से। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम गह्वर की चट्टानें, जो चट्टान है, के तापमान में वृद्धि हो जाती है। कि चट्टानों के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे बर्फ, आंतरिक बर्फ, अंदर का बर्फ पिघल जाता है, जबकि ऊपरी सतह जो वायुमंडल से संपर्कित है वह हिम चादर की तरह जमा रहता है। लिखो, आंतरिक जल के पिघलने से ऊपरी सतह धीरे धीरे कमजोर पड़ती है, तथा ऊपरी सतह के आकस्मिक टूटने से हिम गह्वर का जल अचानक पर्वतीय भागों में छलक जाता है। भागों में छलक जाता है। जिससे फ्लैश फ्लड, अचानक पानी का निकलना, राजस्थान में भी फ्लैश फ्लड आता है, लेकिन यहां आता है क्लाउड बर्स्ट, बाढ़ के बादल के फटने के कारण। बादल के फटने पर भी नोट्स लिखवाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। लेक बर्स्ट लिखवा दिया सिंपल शब्द में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से। लिखो, उदाहरण है केदारनाथ, नेक्स्ट आइए और लिखिए, टोपोग्राफिकल हो गया, हाइड्रोलॉजिकल हो गया। अब इसमें एक और है, एंथ्रोपोजेनिक, यानी मानव जनित। मानव जनित। हाइड्रोलॉजिकल यानी जलीय कारक। मानव जनित कारक में क्या क्या होगा, ये तो बड़ा आसान सा है। से पहला होगा निर्वनीकरण, पता नहीं निर्वनी ऐसे ही होगा ना, निर्वनीकरण इधर शायद होगा, तो निर्वनीकरण। आप निर्वनीकरण करोगे, बाढ़ आएगा। उदाहरण लिखिए इसमें निर्वनीकरण में, तराई के क्षेत्र में
लिख लो, वन एवं वृक्ष बाढ़ के विभीषिका को कम करते हैं, जल के प्रवाह को रोकते हैं। बाढ़ के विभीषिका को कम करते हैं, जल के प्रवाह को रोकते हैं, मृदा प्रवाह को रोकते हैं। जल प्रवाह, मृदा प्रवाह सबको रोक देगा। मृदा को संरक्षित भी करता है, जड़ें इसकी होल्ड करती हैं, तथा बाढ़ के प्रवाह को मंदन, बाढ़ के प्रवाह में मंदन करती है, रिटार्डेशन करती है फ्लो में। दूसरा कारण है फॉल्टी इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई तंत्र, यानी अवैज्ञानिक सिंचाई, नहर का निर्माण। फिर इसमें लिख सकते हो डैम एंड रिजर्वायर, जलाशय एंड बांध का निर्माण, उससे भी बाढ़ आता है। जलाशय का निर्माण, बांध का निर्माण, नदी पर बांध बनाने से पहाड़ का पूरा क्षेत्र ही डूब जाता है, और बांध के टूटने से भी बाढ़ आएगा। तो एक यहां पर ये भी लिखोगे, बांध एवं जलाशय का निर्माण, बांध और जलाशय का निर्माण, निर्वनीकरण, सिंचाई तंत्र। फिर एक और लिख लो, नगरीकरण या गैर नियोजित नगरीकरण, ये ज्यादा अच्छा है। गैर नियोजित नगरीकरण, अब नगर बना दिया, ड्रेनेज कैसा है मालूम नहीं। पटना जैसे शहर में क्यों समस्या है? पटना का प्लानिंग हुआ ही नहीं है। पटना में कैसे ड्रेनेज बनेगा, कैसे पानी निकास तंत्र बनेगा, कुछ नहीं मालूम। भगवान भरोसे। ये तो अच्छा है कि सॉइल सैंडी है, इसलिए पानी नीचे जमीन सोख लेती है। अगर पानी जमीन नहीं सोखती तो पटना 24 घंटे बाढ़ में ही रहती, सालों भर बाढ़ में रहती। हम ये कहना चाह रहे हैं, पटना का कोई प्लानिंग नहीं है। अपना प्लॉट खरीदिए, घर बनाइए, घर के आगे जितना जमीन छोड़ दिए वही रोड है। कोई सरकार, जो समाजवादी सरकार जो आता है ना, वो उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है। वो सोचता है कि गरीबों का कल्याण हो, और गरीबों को ठेला लगाने देता है, गरीबों को और गरीब बनाता है। मेरा ये मानना है, क्योंकि वो उस पर दया करता है समाजवादी सरकार। तो गरीबी को उन्मूलन करने के बजाय गरीबों को और गरीबी के चक्कर में फंसा देता है। पूरे पटना में जितना दुकान नहीं होगा उससे ज्यादा ठेला है। यही हाल यूपी बिहार के लगभग सभी नगरों का है। किसी तरह से जीवन चल रहा है। बस कारक तो यही है। अब लिखो, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो एक इंडिया का मैप तो बनेगा ही बनेगा।
यह है आपका भारत का मानचित्र। अब इसमें 4 कैटेगरीज है। ए, अत्यधिक प्रभावित, अत्यधिक प्रभावित। इसका मतलब होता है रिकरेंट फ्लड्स, जहां पे आए रिकरेंट। रिकरेंट मतलब इसका मतलब होता है लगभग प्रत्येक वर्ष, लिखते जाइए, जहां प्रत्येक वर्ष ही बाढ़ आए उसको एक्सट्रीमली अफेक्टेड कहते हैं। इसमें 3 रीजन है, AI, AII और AIII। पहला है रामगंगा शारदा बेसिन, दूसरा है मिडिल गंगा प्लेन। मिडिल गंगा प्लेन का मतलब हो गया आपका गोमती से कोसी नदी, गोमती से कोसी। और तीसरा हो गया असम घाटी, असम द्रोणी या ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो यहां पे देखिए पहला रीजन ये रहा, दूसरा रीजन यहां पर है और तीसरा रीजन आपका यहां पर है। AI, AII, 3 रीजन ये है, ये एक्सट्रीमली अफेक्टेड है। अब लिखिए यहां पर कारण क्या है। यहां पर कारण है स्लोप यानी ढाल 1:1000। दूसरा कारण है शिवालिक पर वर्षा एवं ITCZ का विस्थापित होना। लिखते रहिए, शिवालिक पर वर्षा एवं ITCZ का विस्थापित होना। फिर तीसरा है नदियों में सिल्ट की मात्रा, सिल्टेशन, नदियों में गाद की मात्रा अत्यधिक, गाद की मात्रा अत्यधिक है। फिर लिखिए नदियां अपने तटबंधों को तोड़ती हैं, नदियां अपने तटबंधों को तोड़ती हैं, ब्रह्मपुत्रा हो, कोसी हो, रामगंगा हो, तटबंधों को तोड़ती हैं तथा नदी मार्ग में परिवर्तन, विसर्पण, नदी मार्ग में परिवर्तन, विसर्पण पाए जाते हैं। आगे लिखिए इसके अतिरिक्त तराई क्षेत्र में निर्वनीकरण, तराई क्षेत्र में निर्वनीकरण,
बादल फटना अभी हम पढ़ाएंगे, बिजली गिरना एक नहीं है। त्रासदी कब होता है? विनीत बाबू, आप हमारा पहला क्लास कॉन्टेम्पररी इशूज़ पे देखिएगा, उसमें मैंने हैजार्ड वगैरह वगैरह सबका फॉल्टी सिंचाई का मतलब है कि नहर सिंचाई, मान लो नहर का लाइनिंग नहीं करवाया गया है। लाइनिंग का मतलब होता है कि नहर के का जो नीतल है ना, उसको मेटल्ड करना, पक्काकरण करना। नहर का पक्काकरण नहीं हुआ है। नहर से निकलने वाले जो नाले होते हैं, नलियाँ होती हैं, उसका पक्काकरण नहीं किया गया है। और होता है कि ग्राउंड वाटर को आप बहुत गहराई से निकाल के ऊपर फेंक रहे हो। हरियाणा पंजाब में जो बाढ़ है उसका मूल कारण यही है। तो यह है एक्सट्रीमली अफेक्टेड। इसमें एक कारण और लिख सकते हो कि सहायक नदियों की संख्या बहुत अधिक है। सहायक नदियों की संख्या भी बहुत अधिक है। जैसे ब्रह्मपुत्र है तो 34 सहायक नदी है भारत में उसकी। और हो सकता है भौम जल का संस्तर ऊपर है। जो हमने ऊपर में पढ़ाया उसी को अप्लाई करना है। भौम जल का संस्तर ऊंचा है इसमें। दूसरा लिखो, पहला एक्सट्रीमली अफेक्टेड है, दूसरा है सीवियरली यानी गहन, सीवियरली अफेक्टेड है। इसमें भी आएगा BI, BII और BIII। 3 रीजन है बी में। पहला तो है ये ये है तुम्हारा BI, फिर ये है BII और ये है हमारा BIII। BI है, ये लिख लो, महानदी डेल्टा से सुंदरबन तक, सुंदरबन का क्षेत्र। लिखो यहां नदियों के द्वारा प्लस साइक्लोन के द्वारा यहां पे अगर देखेंगे तो ये पूरा
साइक्लोन भी आता है। तो ये पूरा साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र है और साइक्लोन से प्रभावित होने के कारण BII है केजी डेल्टा एंड लोअर बेसिन, और BIII है कावेरी बेसिन एंड डेल्टा। यहां पर कारण में पहला होगा साइक्लोन, पहला कारण है साइक्लोन। दूसरा है नदी जल मार्ग का कठोर चट्टानों से निर्मित होना। नदी जल मार्ग जितना भी ये सब जितनी नदियां हैं यहां पर, ये सब कठोर जल चट्टान से निकलती हैं, तो इनका मेएंडरिंग नहीं होता है, पानी का डायरेक्ट फ्लो डेल्टा पे जाता है, तो पूरा पानी का फोर्स ही डेल्टा पे क्रिएट हो जाता है। नदी मार्ग का कठोर चट्टानों से, नदी जलमार्ग का कठोर चट्टानों से वॉट से संचरण, तो डेल्टा पे डायरेक्ट फोर्स क्रिएट करेगा। तीसरा होगा यहां पर उच्च ज्वार, अगर उच्च ज्वार आए और उसी समय नदी का भी जल का फ्लो ज्यादा हो, उच्च ज्वार कंबाइंड विथ, लिख लो, उच्च ज्वार के साथ साथ नदी जल प्रवाह में वृद्धि। सिर्फ उच्च ज्वार से नहीं आएगा, लेकिन उच्च ज्वार के साथ साथ नदी जल का प्रवाह अगर बढ़ा हुआ है तो आ जाएगा। तो नदी जल प्रवाह में वृद्धि। चौथा कारण हो सकता है वेस्टर्न घाट्स पर अति वर्षा, ये ना वेस्टर्न घाट्स यहां पर, तो वेस्टर्न घाट पे अगर अति वर्षा होने लगेगी तो नदियों में फ्लो बढ़ जाता है। वेस्टर्न घाट्स पे अति वर्षा। अब आइए तीसरा लिखिए, सी है मॉडरेटली अफेक्टेड, सामान्य प्रभावित। यह है सामान्य प्रभावित। मॉडरेटली अफेक्टेड में आप लिखो CI पंजाब हरियाणा प्लेन्स, पंजाब हरियाणा का मैदान। देखो यह भाग तश्तरी नुमा बेसिन है, तश्तरी नुमा बेसिन है। तश्तरी नुमा बेसिन है जहां अति सिंचाई से, भौम जल ट्यूबवेल के द्वारा अति सिंचाई से बाढ़ की दशा बनती है।
अति सिंचाई से बाढ़ की दिशा बनती है तथा वर्षा की मात्रा बढ़ने पर घग्घर जैसी नदियां जो अंतः इनलैंड वाटर ड्रेनेज के उदाहरण हैं, जो अंतः थलीय अपवहन तंत्र के उदाहरण हैं, वह भी बाढ़ उत्पन्न करती हैं, उनसे भी बाढ़ उत्पन्न होगा। यहां पर देखो, ये राजस्थान का भाग है ना, यहीं पे होगा बादलों का फटना। बादलों का फटना, क्लाउड बर्स्ट यहां पे होता है। कई बार कैसे बनता है देख लो, कई बार राजस्थान में जो मरुभूमि है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, विशेष करके मारवाड़ का पठार जिसमें जिप्सम बना हुआ है, पुराना सब लाइमस्टोन है, तो बहुत गर्म हो जाता है यहाँ पर। और गर्म होने के कारण यहाँ पर क्या लैंड साइक्लोन जैसी दशा बन जाती है। भूमि पर भी साइक्लोन, शुष्क है, उसमें पानी नहीं है, लेकिन साइक्लोन जैसा बन जाता है। और बाद में जब इधर से मॉनसूनी हवा, जब आर्द्र हवा उसमें प्रवेश करती है, तो अचानक से उसी को ऊपर उठाता है, आर्द्रता को ऊपर खींच लेता है। इसके कारण क्या होता है कि कुछ ही घंटे में 5-10 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। इसी को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। बादल के फटने का मतलब है बहुत ही कम अंतराल में, घंटे 2 घंटे में कम से कम 5 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाए। तो कम समय में घमासान वर्षा, मूसलाधार वर्षा को ही बादल का फटना कहते हैं। ऐसा कुछ बादल फटता वटता नहीं है कि बिजली कड़क गई, बादल फट गया, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब हो सकता है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, लाइटनिंग आएगा, लगातार लाइटनिंग आएगा, लेकिन मेन उसका मतलब है कि एक्सेसिव रेनफॉल इन लिमिटेड आवर्स। अभी बादलों के फटने की घटना से क्या होता है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड आ जाता है। अचानक से लोग अपने बकरा बकरी लेकर के खेत में हैं या नदी के उसमें हैं जो सूखी हुई दिख रही है, अचानक से पानी आ गया, लोग उसमें, कई बार तो गाड़ियां भी फंस जाती है नदी के प्रवाह में। फ्लैश फ्लड आता है। फ्लैश फ्लड का कारण क्या है? जिप्सम की चट्टानें। राजस्थान में क्या है ना कि नीचे में जो चट्टान है, ऊपर का सेडिमेंट हटाओगे तो नीचे में जिप्सम है। मान लो वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने से जिप्सम उस पानी को सोखता नहीं है, तो नहीं सोखने के कारण राजस्थान में फ्लैश फ्लड आता है। अचानक से पानी का फ्लो सतह पे बढ़ जाएगा। यहां भी क्लाउड बर्स्ट होता है। ये भी क्लाउड बर्स्ट का जगह है। यहां कई बार क्या होता है कि पछुआ विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी की शाखा का ब्रांच दोनों यहां टकरा सकता है। यहां क्लाउड बर्स्ट का कारण क्या है? पछुआ विक्षोभ प्लस बंगाल की शाखा, मॉनसून, दोनों का यहां पे टकराना हो जाता है। इधर से पछुआ विक्षोभ आ गया, इधर से बंगाल का शाखा आके टकरा गया, तो क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट का 2 रीजन हम बता चुके हैं। तीसरा रीजन क्लाउड बर्स्ट का हो सकता है कि मान लो ये पर्वत श्रृंखलाएं इस तरह से बनी हुई हैं, तो हर पर्वत के चारों तरफ बादल इस तरह से लगा हुआ रहता है। यहाँ भी पर्वत है इस तरह से, तो ये चारों तरफ बादल पर्वत के श्रृंग में ऐसे लगा हुआ है। और बीच में अगर लो प्रेशर बने, ये पहाड़ के शिखर पे बादल रहता है ना, देखा होगा आपने, तो ये जो बादल हैं ये अचानक अगर इस लो प्रेशर में सब एक जगह आकर के और कोलाइड कर जाए,
तो यहां पर फिर क्लाउड बर्स्ट का परिघटना घट जाता है। केदारनाथ में यही हुआ था। कुछ लोगों ने ये संभावना व्यक्त की थी, लेकिन ये संभावना भी है। इसको फिर से सुनो कि जो पर्वत की चोटियां हैं उस पे बादल बने रहते हैं। वो सभी बादल अगर किसी एक निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाएं, सभी बादल आपस में टकरा जाएं, तो वहां पर अचानक से शीघ्र वर्षा हो जाती है। क्लाउड बर्स्ट हो सकता है पछुआ विक्षोभ और बंगाल की शाखा के टकराने से। यहां बादलों के पर्वतीय शिखरों वाला हमने बताया। यहां हमने बताया यहां आता है संवहन के कारण, तीव्र संवहन। तीव्र संवहन होगा, उससे क्या बनेगा? लैंड साइक्लोन। थल पर कुछ चक्रवातीय दशा बन जाती है, जो कि मॉनसूनी पवन की आर्द्रता को अपने अंदर खींच लेगी। उसके कारण होता है। अब मान लो क्लाउड बर्स्ट पर ही एक प्रश्न आ गया, तो आपको लिखना चाहिए। हर चीज को टीचर यहां खड़ा होकर के गाथा लिखवाएगा क्या? क्लाउड बर्स्ट आपके सिलेबस में नहीं है, जीएस में है। तो हमने बताया भी तो जीएस के दृष्टिकोण से बताया। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ज्योग्राफी में ऑप्शनल में नहीं पढ़ाना है क्लाउड बर्स्ट, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो कई बार क्या होता है कि हम आगे बढ़ करके बता देते हैं, फिर भी दो चार गाली सुन लेते हैं। कारण क्या है कि उनको लिखवाया नहीं भरपेट, क्योंकि इसमें करवाना ही नहीं है। क्लाउड बर्स्ट आपके सिलेबस में नहीं है, जीएस के सिलेबस में है। जीएस वालों के लिए तो हमने एक्स्ट्रा मेहनत आपके जीएस के दृष्टिकोण से कर दिया। फिर यहां पे लिखो, ये साबरमती माही का क्षेत्र है। C1 है पंजाब, C2 था हमारा क्या? राजस्थान, C3 था हमारा उत्तराखंड, C4 है हमारा साबरमती माहे, गुजरात का मैदान। यहां साबरमती माहे नदियों से आ सकता है। और ये है, देखो यहां, यह है हमारा साउथ वेस्ट महाराष्ट्र। यह है साउथ वेस्ट महाराष्ट्र, जहां गन्ना कृषि में अति सिंचाई से बाढ़ की दशाएं बनती है। कारण क्या है? यहां पर है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल भारत की सबसे वाटर रिटेंटिव सॉइल होती है, जलग्राही मृदा होती है। फिर से सुनो, यहां पर कौन सी मिट्टी है? ब्लैक सॉइल का प्रॉपर्टी क्या है? पढ़ाया तो था अभी कुछ दिन पहले। जलग्राही होती है। क्यों जलग्राही है? एल्युमिनियम ऑक्साइड से, क्ले है, मृतिका है, तो ये जल को सोखता है और गीला हो जाता है। फसल कटने के बाद यहां बाढ़ जैसा दशा बना हुआ रहता है। बस ये था बाढ़ का वितरण। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।